तो आज का डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करने वाला है AWP, एडवांस वेब प्रोग्राम। सब लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है बराबर से? जिनको इनको विजिबल यस नहीं है सर। दे कैन टेल। स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को बराबर से? यस सर। ओके, ग्रेट। तो स्टार्टिंग विद अवर AWP सब्जेक्ट, आप लोगों का सबका करिकुलम देख के हो गया है। मैंने जो नोट्स बनाया हुआ है वो भी देख के हो गया है। एक बार डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 में 3 चैप्टर्स है। इंट्रोडक्शन टू .NET, सी शार्प लैंग्वेज, टाइप्स, ऑब्जेक्ट एंड नेम स्पेसेस। अगर आप ध्यान देके देखोगे तो इंट्रोडक्शन टू .NET ये एक छोटा सा टॉपिक है यूनिट 1 का। सी शार्प लैंग्वेज ये जो टॉपिक है दिखते हुए एकदम छोटा सा दिखता है। सी शार्प लैंग्वेज बेसिक, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल ऑपरेशन, ऑब्जेक्ट में मैनिपुलेशन, कंडीशनल लॉजिक, लूप्स, मेथड। पर ये देखा जाए तो काफी हद तक बहुत बड़ा टॉपिक है द सी शार्प लैंग्वेज। थर्ड चैप्टर इज अगेन लिटिल बिट अ स्मॉलर चैप्टर बिकॉज AWP में सबसे टफेस्ट पार्ट है यूनिट 1 यूनिट 2, बिकॉज यूनिट 1 और यूनिट 2 ये बहुत बड़ा है। आगे जाके यूनिट 3 4 5 उसमें जरा सा क्वेश्चंस हम लोग कम कंसिडर कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू .NET ये किसी ने भी स्किप करना नहीं। इसमें एक बेसिक क्वेश्चन तो एवरी ईयर आया हुआ है, एक्सप्लेन .NET फ्रेमवर्क और एक्सप्लेन CLR। ये अगेन पार्ट होता है अपने .NET फ्रेमवर्क का ही। द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एंड द .NET क्लास लाइब्रेरी, ये इतने ही 4 या 5 ही पॉइंट्स है इसके अंदर। तो आप लोगों को ये फर्स्ट टॉपिक को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। सी शार्प लैंग्वेज में बहुत सारे पॉइंट्स है। इसमें आपको फॉर लूप आएगा, फॉर ईच आएगा, बाय आउट, बाय रेफरेंस, मे बी बाय वैल्यू, इनका डिफरेंशिएशंस आएगा, वेरिएबल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स क्या होता है, सी शार्प प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। और एक्चुअल देखा जाए तो PYQ अगर बराबर से देखोगे तो PYQ में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है। बट मैंने भी अगर याद होगा आप लोगों को तो .NET का यूनिट मैंने एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, जिसमें आप देखोगे यूनिट 1 में ही मैंने कुछ तो 30 या 40 क्वेश्चन देकर रखे। बट वेयर एज एक शॉर्ट क्वेश्चन बैंक में मैंने जनरेट करके रखा हुआ है कि इतना तो तुम लोगों ने करना ही चाहिए। और जब वो करना चाहिए बोला है तो उसके लिए भी मैंने 3 कलर कोड दिया हुआ है। अभी एक सादा सिंपल सा बेसिक लॉजिक है बच्चा लोग, हर एक चैप्टर को 3 चैप्टर्स है, आप लोगों को टोटल 15 मार्क के क्वेश्चंस है, राइट? तो 6 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आता है और 6 में से कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर रहे हैं। तो 6 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब इंट्रोडक्शन टू .NET के बेस पे शायद 1 या 2 या 3, सी शार्प लैंग्वेज में शायद 1 या 2 या 3, टाइप्स ऑब्जेक्ट नेम स्पेसेस में शायद 1 या 2 या 3। सही, इसका मतलब अगर हम लोग एवरेज का बात करेंगे तो 2 आएंगे क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन टू .NET पे, 2 आएंगे क्वेश्चन सी शार्प लैंग्वेज पे, 2 आएंगे क्वेश्चन टाइप्स ऑब्जेक्ट नेम स्पेस में। तो जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने कलर कोड दिया है उसका लॉजिक ही वही है कि चैप्टर 1 का एक कलर कोड है, चैप्टर 2 का दूसरा कलर कोड है, चैप्टर 3 का तीसरा कलर कोड है। और मैंने बोला हुआ है कि एटलीस्ट यू शुड बी डूइंग 2 कलर कोड्स इन डेप्थ। और तीसरा छोड़ना नहीं है, थोड़ा वीक प्रिपरेशन करोगे तो भी चले। सर कौन सा टॉपिक में वीक प्रिपेयर करूं? अभी वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने अभी तक कितना पढ़ाई किया हुआ है और आपको कौन सा टॉपिक आसान जा रहा है वो टॉपिक को आप स्ट्रांग रखो। जो टॉपिक डिफिकल्ट जा रहा है, सर मुझे 3 ही डिफिकल्ट जा रहा है, तो भाई आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया, जल्दी जल्दी पढ़ाई करना चालू करो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन गो एंड आस्क। तो पहला यूनिट में कंसेप्ट एकदम क्लियर है मेरे हिसाब से, इंट्रोडक्शन टू .NET, फर्दर टाइप्स ऑब्जेक्ट एंड नेम स्पेसेस, ये 2 चैप्टर्स थरली प्रिपेयर करना चाहिए। सी शार्प लैंग्वेज एटलीस्ट वंस तो रीडिंग आप लोगों का होना ही चाहिए। क्लास आज है 11 तारीख, आपका एग्जाम चालू होने वाला है 1 दिसंबर से। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो दिस इज द मंथ, आई थिंक इज नवंबर मंथ, राइट? 30 डेज का मंथ है ना ये। तो आपके पास टोटल मिलके दिन कितने बचते हैं? 30 माइनस 11 करोगे 19 डेज यू हैव। तो अगर हम लोग बराबर से काम करेंगे तो 5 यूनिट्स ईच सब्जेक्ट फॉर 5 सब्जेक्ट, 25 यूनिट्स है अपन को प्रिपेयर करने के लिए और आपके पास 25 डेज भी नहीं है। तो आप लोगों को अभी प्रिपेयर कैसे करना पड़ेगा? एक दिन में 2 यूनिट क्लोज करना है। ये अगर टारगेट रखोगे तो आपको लास्ट मोमेंट का रिकैप करना भी पॉसिबल होने वाला है। वापस एक बार मेरा एक बेसिक फंडामेंटल याद रखो, जब भी आंसर लिखते हो तो आप लोगों का आंसर में पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बाद में मेन कंटेंट होना चाहिए और बाद में कंक्लूजन होना चाहिए। जहां जहां पे पॉसिबल है वहां वहां पे फिगर्स आप लोगों ने ड्रॉ करने चाहिए। सर पर मुझे ना
अभी फीचर्स में ना फिगर क्या ड्रॉ करो नहीं समझ में आ रहा है, नॉट ए इश्यू यार। आप एक काम करना, एक सर्कल ड्रॉ करना एज फीचर्स ऑफ सी शार्प, और बाद में नीचे एक एरो डाल के और एक सर्कल डाल के फर्स्ट फीचर, दूसरा एरो डाल के सेकंड फीचर, ऐसा एक छोटा सा मैप भी क्रिएट कर लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। याद रखो, पेपर चेक करने वाला बंदा है, उसको अगर एक बंदे ने अगर 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए तो उसने एटलीस्ट 2 पेजेस लिखना चाहिए, मतलब उसको 30 पेजेस पढ़ना रहता है, और ऐसे उसको 1 घंटे में 20 पेपर को चेक करना पड़ता है। दैट मीन्स यू कैन कंसिडर every 20 papers there are 30 pages, right? So one paper will be having 30 pages, and again 20 paper he need to check, that is 30 into 20. So if I am simply calculating 30 into 20, 600 पेजेस का नॉवेल आपको मैंने बोला पढ़ने के लिए 1 घंटे के अंदर, तो पढ़ना पॉसिबल है क्या? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट? 1 या 1.5 घंटे में 20 पेपर को चेक करना है पेपर चेकर को, तो यार ही इज ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड, ऊपर से स्क्रीन पे ही उसको चेक करना है। तो उसको ना कम पढ़ने को देना है, कंटेंट पूरा लिखना है, पर सभी चीजों को ना अप्रोप्रिएटली अंडरलाइन करना है पॉइंट वाइज। अगर ये पॉइंट वाइज आप अंडरलाइन करोगे, जहां जहां पॉसिबल है वहां पे फिगर ड्रॉ करोगे, हर एक आंसर का 3 पार्ट रखोगे, एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर एक मेन कोर होगा, और बाद में कंक्लूजन होगा, पॉसिबल होगा वहां पे फिगर ड्रॉ करोगे, तो आई विल बेट ऑन इट मिनिमम 3 मार्क्स तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर को मिलते ही। और अगर आपने 15 का 15 पेपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए तो 45 टू 50 मार्क्स तो आपको आराम से आ गए। अभी आगे जाके जो एक्सटेंडेड मार्क्स है, वो आपका हैंडराइटिंग कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड बहुत ज्यादा होता है, अलोंग विद कंट्री। पर 2 पेज के नीचे अगर आंसर आप लिखोगे तो आपका आंसर को मिलने वाला है 1 या 1.5 मार्क। 1 पेज लिखोगे तो 1.5 मार्क से 2 मार्क मैक्सिमम मिलते हैं, और ऊपर से बंदे ने अगर 15 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं किए तो हाउ ही विल बी पास? आपको सबको मालूम है आपको 30 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। अगर 30 मार्क्स पासिंग होने के लिए आपको चाहिए रहेगा, तो व्हाट इज नीडेड? यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल द 15 क्वेश्चन। हाँ सर, मैंने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 4 पेज का आंसर लिखा, बाबा लोग बेबी लोग, 4 पेज का आंसर के हिसाब से आपको वो क्वेश्चन का आंसर को कुछ 8 मार्क मिलने वाले नहीं, मैक्सिमम मार्क्स सर 5 मार्क्स। तो मैक्सिमम आंसर लेंथ अगर आपको बहुत ही लिखने का इच्छा हो रहा है, तो 2.5 पेज इज अ मैक्स लेंथ ऑफ एनी आंसर। Moderate length is going to be 1.5 page to 2 page. Lowest length is going to be 1 page. पर लोएस्ट लेंथ में याद रखो 1.5 मार्क से लेके 2 मार्क उसके ऊपर मिलने वाला नहीं है, और पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो गया रहेगा तो पासिंग का टेंशन आएगा। तो प्लीज ये याद रखो। और यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट, टाइप्स, ऑब्जेक्ट एंड नेम स्पेसेस, ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी आप लोगों से क्वेश्चन है, यूनिट 1 में कौन से टॉपिक में आपको ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा है, तो यू कैन जस्ट आस्क मी दैट थिंग, आई विल हेल्प यू आउट टू क्लियर दैट। बी फास्ट, बी क्विक। बच्चे लोग, आपसे क्वेश्चंस आने चाहिए, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो नो सर इश्यू। ऐसे कुछ डाउट्स नहीं है, बट एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है यूनिट बोलो 1 बेटा। का, कैसे फर्स्ट चैप्टर में ही क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें आपने ना एक्सप्लेन सीएलआर इन डिटेल और फीचर्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क लैंग्वेजेस के बोले। हम्म। तो वो तो सर डिफरेंट है कंटेंट, सीएलआर के बारे में डिटेल और उसके कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे, और फीचर्स वो डॉट नेट फ्रेमवर्क लैंग्वेज का लिखना पड़ेगा। हाँ, तो तो वो ये आपने जो साइज से मर्ज किया है दोनों क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चंस का आंसर को मैंने मर्ज किया। सीएलआर बोलोगे, सीएलआर को आपको एक बेसिक डायग्राम उसका ड्रॉ करना पड़ेगा, जहां पे आपको फ्रेमवर्क बेस्ड क्लास लाइब्रेरीज, देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू गो फॉर स्पेसिफाइंग सीटीएस, सीएलएस, ये सभी को वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। और बिकॉज वो क्वेश्चन वैसे ही आया था कि पीवाई के क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहां पे आपको उन्होंने सीएलआर का कंटेंट भी पूछा है और साथ साथ में आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क का फीचर्स भी पूछा है, तो दोनों को आपको मर्ज करके ही डालना पड़ेगा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन अबाउट यूनिट 1? होप सो। अगर आपका क्वेश्चन होगा तो चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो, मैं वहां से भी देख सकता हूँ। सो लेट्स मूव अहेड विथ अवर यूनिट 2। यूनिट 2 का बात करेंगे तो यूनिट 2 के अंदर 2 टॉपिक्स है। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है, सब पहला यूनिट में तो आसान था सर, 3 टॉपिक थे, हम लोग एक टॉपिक को थोड़ा सा लो प्रिपेयर कर रहे थे, बट यूनिट 2 के अंदर 2 ही टॉपिक है। वन इज कॉल्ड द वेब फॉर्म फंडामेंटल एंड सेकंड इज कॉल्ड द फॉर्म कंट्रोल्स। वेब फॉर्म फंडामेंटल्स के ऊपर 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, और फॉर्म्स कंट्रोल्स के ऊपर भी 3 क्वेश्चन आ सकते हैं।
यहाँ पे ना ये भी बहुत लेंदी यूनिट है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर एडी रोटेटर आता है, कैलेंडर आता है, then you require to have a navigation controls, you require to have a validation control, you require to work with a sitemap, you require to work with a tree view, menu, ये सभी कंट्रोल्स आते हैं फॉर्म्स कंट्रोल्स के अंदर। और कभी भी याद रखो फॉर्म्स कंट्रोल का आंसर लिखते हैं, मैंने एक पैटर्न में आपको आंसर लिख के दिया है, पर अगर आपको उसको एक्सटेंड करना है, पर इतना ही याद रखो ये कोई ना ड्राइंग का एग्जाम है नहीं बच्चों कि आपने पेंसिल लेके प्रॉपरली ड्रॉ करते बैठो। बेसिक अगर एक आधा इमेज आपने ड्रॉ कर लिया वो कंट्रोल का, देन दैट इज आल्सो बीन अ गुड थिंग। सेकंड थिंग, फॉर्म कंट्रोल्स में अगर आपको बहुत ज्यादा लिखने को नहीं आ रहा है तो बेसिक यूज जो है फॉर्म कंट्रोल का वो लिखने का, उसके बाद में उसका एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करने का कैसा दिखाई देता है करके वो, उसके बाद में उसके 3 या 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रखो, और उसके बाद में उसका टैग लिखो, और टैग के बाद में उसके यूजेस लिखो। अगर ये पैटर्न में लिखोगे सर पर मुझे याद रहता नहीं है कितने कितने प्रॉपर्टीज हैं, देखो लिस्ट का बात करेंगे तो लिस्ट में कोई भी एक लिस्ट कर दिया तो बाकी सब तो लिस्ट उसके जैसे ही। लिस्ट में ही 5 टाइप का लिस्ट आता है आपके पास, बुलेटेड लिस्ट आता है आपके पास, चेक बॉक्स लिस्ट आता है आपके पास, रेडियो बटन लिस्ट आता है आपके पास, लिस्ट बॉक्स आता है आपके पास, और कौन सा लिस्ट आता है अपने पास? 5 टाइप का लिस्ट है आपके पास। कौन सा था? चेक ड्रॉप बॉक्स डाउन था, लिस्ट भी है ना सर? ड्रॉप डाउन लिस्ट करके एक लिस्ट आता है, ठीक है। सो इस 5 टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर। वैलिडेशन कंट्रोल भी एक पैटर्न में रहता है, सभी वैलिडेशन कंट्रोल्स को ना कोई भी 4 प्रॉपर्टीज तो रहता ही है, नेम रहेगा ही रहेगा, कंट्रोल टू वैलिडेट रहेगा ही रहेगा, राइट? तो नेम रहेगा, कंट्रोल टू वैलिडेट रहेगा, देन वैलिडेशन टेक्स्ट रहेगा, उसके बाद में वैलिडेशन मैसेज रहेगा। तो ये बेसिक 4 से 5 प्रॉपर्टी देना सभी वैलिडेशन कंट्रोल में सेम। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या आएगा? रेगुलर एक्सप्रेशन जो आप फिल करते हैं वो आने वाला है। फिर बाद में कंपेयर वैलिडेटर में क्या आएगा? मे बी वैल्यू टू कंपेयर आएगा या फिर कंट्रोल टू कंपेयर आएगा। फिर बाद में रेंज वैलिडेटर लोगे तो मैक्स वैल्यू आएगा, एज वेल एज क्या आएगा? मेन वैल्यू आएगा। पर बाकी सब में तो टाइप नाम का चीज है ही है, स्ट्रिंग है क्या, डेट है क्या, करेंसी है। तो ये बेसिक 4-5 प्रॉपर्टी है, सभी वैलिडेशन कंट्रोल में सेम है। तो अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो गया यार मुझे प्रॉपर्टी याद नहीं आ रहा है, तो बेसिक 5 प्रॉपर्टी जो है वो तो आप लिख सकते हो। नेम तो सबको ही है, टाइप तो सबको ही है, वैलिडेशन मैसेज तो सबको ही है, कंट्रोल टू वैलिडेट तो सबको ही है। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी है उतना लिखा तो भी चलेगा। एक्चुअली इट इज गुड दैट हर एक कंट्रोल के अंदर का जो स्पेशल प्रॉपर्टीज वो आपने लिखना चाहिए। पर अगर स्पेशल प्रॉपर्टीज याद नहीं आ रहा है तो भी एक कॉमन 5 प्रॉपर्टी आप लिखोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप एक्सटेंडेड लिखोगे देयर इज अ ग्रेटर चांस यू विल बी गोइंग विद अ स्कोर पार्ट, लाइक 60 अबव आप जा सकते हो 75 में, बिकॉज आपका कंटेंट भी उतना ही प्यारा है। बट व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स यार मेरे टेंशन है, मेरे को नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो कम से कम मैं भूल गया हूं, मैं ब्लैंक हो गया, तो मिनिमम 5 प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिक तो लिखो, दैट इज नीडेड। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो तो वैलिडेशंस में आप देखो कोई भी 5 प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग करके जाओ, लिस्ट में आप देखोगे कोई भी 5 प्रॉपर्टी आप स्ट्रॉन्ग करके जाओ, वैलिडेशंस में, लिस्ट में एक क्वेश्चन तो आने वाला है, नेविगेशन पे एक क्वेश्चन आता ही है। ऑटो पोस्ट बैक ढंग से करो, टेबल कंट्रोल आपसे होगा नहीं, बिकॉज टेबल कंट्रोल में क्या है ना, HTML भी है और साथ साथ में आपका वेब कंट्रोल टेबल भी है, और टेबल कंट्रोल का प्रॉपर्टीज काफी हद तक कंफ्यूजन जाता है। टेबल कंट्रोल का आप साइड में रखो, उससे ज्यादा मूवमेंट करने का जरूरत नहीं है, पर ऑटो पोस्ट बैक आपने प्रॉपर करना चाहिए। आपने वैलिडेशन से एक बार ढंग से पढ़ना चाहिए, और वैलिडेशन में एटलीस्ट मिनिमम 5 प्रॉपर्टी जो सभी वैलिडेशन में कॉमन है वो याद रखोगे, मोर देन सफिशिएंट। लिस्ट स्ट्रॉन्ग करो, कैलेंडर छोड़ दो साइड में, हेवी जाएगा, एडी रोटेटर कर लो, मल्टी व्यूज कर लो। अभी सर ये सब कर लो बोल रहे पर हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं एकदम सिंपल बोलता हूँ, मेरा प्रैक्टिकल्स है यूट्यूब पे जो आप लोगों ने शायद फॉलो भी किया होगा, तो यूनिट 2 के हिसाब से मैं बोल देता हूँ कौन से प्रैक्टिकल्स थे। अगर ये प्रैक्टिकल्स भी आप ढंग से देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड द प्रैक्टिकल्स आर गोइंग टू बी 3A, 3B एंड 3C एज वेल एज 4A, 4B एंड 4C। लिस्ट में सब है, तो एक सिंपल काम करो, 10-10 मिनट का प्रैक्टिकल है तो 10 मिनट्स 10 मिनट्स 20 30 एक घंटे के अंदर वीडियो भी देख के हो जाएंगे आप लोग। तो ये प्रैक्टिकल्स में होता क्या है ना, आपका भी थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स क्लियर हो जाता है अबाउट दैट पर्टिकुलर कंट्रोल। फिर बाद में आप उसके पैटर्न में कंटेंट लिख भी पाओगे। सो इट इज नीडेड दैट यू नीड टू हैव अ गुड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो प्लीज रिमेंबर दैट कि आप लोगों ने 3 एंड 4 ये प्रैक्टिकल्स देखना चाहिए। 5 भी प्रैक्टिकल यूनिट 2 के हिसाब से ही,
यहाँ पे भी साइट मैप वगैरह है। तो यूनिट 2 के हिसाब से प्रैक्टिकल 3 ABC, 4 ABC एंड 5 ABC ये प्रैक्टिकल है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि कैलेंडर काफी हेवी कंट्रोल ज्यादा लिखने के लिए, राइट। ट्री व्यू, लिस्ट व्यू, उसमें भी कॉमन प्रॉपर्टीज है। नेविगेशन बोला तो नेविगेशन में सब में पास कुछ बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज है। लिस्ट बोला तो सबके पास कुछ बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज है। वैलिडेशन बोला तो सबके पास कुछ बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज है। एडी रोटेटर अलग जाता है, मल्टी व्यू अलग जाता है। यूजर कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन मेजरली आया हुआ है। तो ये 5-6 पॉइंट्स अगर आप ढंग से प्रिपेयर करोगे, और वेब फॉर्म फंडामेंटल में आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया कोड बिहाइंड का, इवेंट हैंडलिंग का, right, and the difference between the web control and your मतलब server controls and HTML control, then that will be much more easier for you in what your unit 2. अभी यूनिट 2 के बेसिस पे किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होगा तो प्लीज पूछ लो, देन आई विल गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट। एनी क्वेश्चंस एनीवन इज हैविंग? मेरे ख्याल से किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है। आप मेरा सेशन 1 घंटे के अंदर ही खत्म करने वाले हो। सो नाइस ऑफ यू। मुझे लगा था कि आप सब क्वेश्चंस रेडी करके आ जाओगे। नो इशू। यूनिट 3 अगर हम लोग बात करेंगे तो एरर हैंडलिंग है, लॉगिंग है एंड ट्रेसिंग है। यहां पे 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट। वन इज योर एक्सेप्शन हैंडलिंग in C Sharp, and second, which is very important, how we can create a user defined exception, that is called as throwing your own exception. And many a time this question has been asked that write a program or explain how we can create our own exception. तो यहाँ पे ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अबाउट पेज ट्रेसिंग एक्सेट्रा सिंगल पॉइंट का चीज है उसमें, तो उसमें ना आंसर का लेंथ बढ़ता ही नहीं है ज्यादा। तो आई विल एडवाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग का पॉइंट, सेकंड थ्रोइंग योर ओन एक्सेप्शन। ये 2 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी आप ध्यान देके देखोगे, यहां पे भी 3 चैप्टर्स है। एक है एरर हैंडलिंग, लॉगिंग एंड ट्रेसिंग, दूसरा है आपका स्टेट मैनेजमेंट, और तीसरा है आपका स्टाइल, थीम्स एंड मास्टर पेजेस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो 2 पॉइंट्स थे, स्टेट मैनेजमेंट एंड स्टाइल, थीम्स एंड मास्टर पेजेस, ये पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दो, और फर्स्ट चैप्टर में से 2 ही पॉइंट को प्रिपेयर करो। वन इज एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड सेकंड इज थ्रोइंग योर ओन एक्सेप्शन। तो ये 2 पॉइंट को भी क्लियर कर लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द यूनिट 3 चैप्टर 1। बट वेयर एज व्हेन आई एम गिविंग अ थॉट अबाउट स्टेट मैनेजमेंट का एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया मैंने, लाइक सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट एंड क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट। फिर वहां पे कुकीज आता है, वहां पे सेशंस आता है, वहां पे फिर व्यू स्टेट आता है, वहां पे एप्लीकेशन स्टेट आता है, और ये काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट स्टेट मैनेजमेंट। उसके बेसिस पे आपको 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलने ही वाले। एंड स्टाइल, थीम्स एंड मास्टर पेज में, मास्टर पेज कंटेंट पेज का एडवांटेजेस ऑफ मास्टर पेज। स्टाइल्स में देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स। मेरे ख्याल से सभी लोगों को मालूम है सिलेक्टर कौन से टाइप के होते। यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टार। आईडी सिलेक्टर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हैश। क्लास सिलेक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट, राइट। वी हैव अ टैग सिलेक्टर आल्सो कॉल्ड द नेम सिलेक्टर। वी हैव अ ग्रुप सिलेक्टर। ये बेसिक सिलेक्टर है। उसके बाद में फिर और एक्सटेंडेड सिलेक्टर बहुत सारे हैं, वो तो आप बूटस्ट्रैप वगैरह करोगे, सीएसएस को डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। पर बेसिक पास सिलेक्टर आपको याद रखना ही है। यूनिवर्सल सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, नेम सिलेक्टर, या फिर उसको टैग सिलेक्टर बोलते हैं। एंड यू शुड बी रिमेंबरिंग अबाउट द सिलेक्टर विच इज नेम्ड एज योर ग्रुप सिलेक्टर, राइट। तो स्टाइल्स है, थीम्स है। थीम्स के साथ में और एक कंसेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड अ स्कीम, SKIN, स्कीम। मास्टर पेज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, मास्टर पेज एंड कंटेंट पेजेस। तो स्टेट मैनेजमेंट, स्टाइल, थीम्स एंड मास्टर पेजेस स्ट्रांगली प्रिपेयर होना चाहिए। और यूनिट 3 में आपका होना चाहिए मेजरली एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड थ्रोइंग यूर ओन एक्सेप्शन। ये 2 ही चैप्टर, मतलब 2 ही पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना। अबाउट लॉगिंग, ट्रेसिंग के ऊपर साइड में रख, बिकॉज वो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन चालू किया तो उसके बेसिस के क्वेश्चंस है, तो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। पर यूनिट 2 में सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर पर फोकस करना, एंड यहां पे से 2 ही क्वेश्चन करना, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड throwing your own exception. Now the point comes to you. Now you please tell me
do you have any kind of question related with the unit 3? क्या आप लोगों ने प्रिपेयर किया है कि नहीं किया हुआ है? मेरे ख्याल से आप लोगों ने यस प्रिपेयर सर, किया होगा। नहीं सर प्रिपेयर किया है, बट हाँ, कैसा वैसा कुछ डाउट नहीं है, बिकॉज आपका ऑलरेडी जो वीडियो आपने अपलोडेड किया था ना उसमें ये कर लेते खाली क्वेश्चन। मुझे यूनिट 5 में डाउट है क्योंकि उसमें आपने कोई कलर कोड सजेस्ट नहीं किया, बाकी सब में ठीक कलर कोड आपने सजेस्ट किया है। ठीक है, नो इश्यूज। पर अभी स्टाइल में, स्टेट मैनेजमेंट में एक आधा कंसेप्ट नहीं समझता है, तो किसको कुछ है तो बताओ। चलो, एनी कंसेप्ट, सर ये नहीं समझा हम लोगों को, तो पूछ लो, आई विल हेल्प यू आउट। सर ये लास्ट वाला जो है यूनिट 3 का, जो लास्ट चैप्टर का है ना, स्काई ब्लू हाँ, वाला, उसका जो ये, एक मिनट है, क्रॉस पे क्रॉस पेज पोस्टिंग। उसमें, हाँ हाँ उसमें डाउट है मुझे थोड़ा। क्रॉस पेज पोस्टिंग अगर तो ध्यान देगी तो वो आता है आपका व्यू स्टेट से आता है बेटा। सो डेटा आप एक पेज से दूसरा पेज में पास करने वाले हो, तो when you are going to give a click on a first page, the data should be shifted towards what the second page। और वो चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आइदर वी कैन यूज द कंसेप्ट कॉल्ड एज क्वेरी स्ट्रिंग। तो हम लोग डेटा को पास कर सकते हैं थ्रू क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग मतलब यूआरएल में क्वेश्चन मार्क करके जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या रे बाबा, क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं। या फिर आप वो डेटा को सेशन में स्टोर कर सकते हो और सेकंड पेज में वो सेशन से क्या कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। या फिर वो डेटा आप लोग कुकीज में स्टोर कर सकते हो और कुकीज को आप सेकंड पेज से रिट्राइव कर सकते हो। दैट इज द कंसेप्ट व्हिच इज बीन टोल्ड एज व्हाट ये क्रॉस पेज पोस्टिंग। अगर सिंपल सर देखेगी, एक अदर प्रोग्राम भी हम लोग ध्यान देके देखेंगे। तो when you are trying to develop your basic application, suppose I am trying to create a new project and everybody knows how do you create your web project। सब लोगों ने मेरे ख्याल से किया होगा कि आप लोग क्या करते हो, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करते हो और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम प्रोवाइड करते हो, फ्रेमवर्क का नाम प्रोवाइड करते हो। एंड हियर यू डोंट सिलेक्ट वेब एपीआई, ये तो मेरा दूसरा बैच में सिखा रहा था मैं, बट यू सिलेक्ट द ऑप्शन कॉल्ड वेब फॉर्म एंड यू गिव a click on a create which help you to go for what creating your web application। ये वेब फॉर्म में बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस आते हैं, या फिर आप एम्प्टी करके भी क्रिएट कर सकते हो। एम्प्टी करके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वेब फॉर्म को ऐड कर सकते हो। सो दिस इज द वे बाय विच यू आर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। एंड अज्यूम करेंगे कि हम लोग के पास क्या रहे होगा, चलो मैं एम्प्टी क्रिएट कर देता हूँ अननेसेसरली, ज्यादा फाइल्स लेके फायदा तो होने वाला नहीं है। जस्ट वेट अ मिनट, लेट द प्रोजेक्ट गेट क्रिएटेड। सो ये आ गया मेरा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये बाय डिफॉल्ट बहुत सारे प्रोडक्ट और फाइल्स क्रिएटेड है। If I don't want it, I will not go with it and I will just go on closing the solution. And here I plan to go for creating a new project, ASP.NET application, web application, .NET framework. And I select the basic application as the empty application. ये सिंगल पेज एप्लीकेशन भी आपको सिलेबस में नहीं है, पर अच्छी बात है, वहां पे हम लोग एंगुलर यूज करते हैं। सो यहाँ पे आ गया, मैं वेब एप्लीकेशन 2 में आ गया और यहाँ पे मैंने सपोज 2 वेब पेजेस को क्रिएट किया। सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट 2 वेब फॉर्म, वन इज कॉल्ड द वेब फॉर्म 1 एंड सेकंड आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग व्हाट माय वेब फॉर्म 2। सो मैं 2 वेब फॉर्म को ऐड कर रहा हूं, एक वेब फॉर्म 1 को ऐड कर दिया। सिमिलरली आई एम प्लानिंग टू ऐड वन मोर वेब फॉर्म। So these 2 web form get added and here I am going to my first web form। और फर्स्ट वेब फॉर्म में मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि आई एम हैविंग अ टेक्स्ट बॉक्स। सो यहां पे मेरे पास एक रहेगा क्या, माइट बी अ स्मॉल टेक्स्ट बॉक्स एंड आई माइट बी हैविंग अ बटन ओवर हियर। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, when I give a click on a button, I should be redirected towards the web form 2.asps and whatever the content which is there inside this text box must be displayed on this label of a web form 2। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट, कौन सा रहेगा, क्रॉस पेज पोस्टिंग का कंसेप्ट हो गया। एक पेज का कंटेंट आप दूसरे पेज में शिफ्ट कर सकते हो और ये करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। सपोज मैं एक तरीका यूज कर लिया, हियर आई एम इंटरेस्टेड इन जस्ट यूटिलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेशन ओवर हियर। तो मैंने क्या कर लिया, यहां पे मैंने यूज कर लिया एज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज सेशन। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने सेशन डॉट, मे बी आई एम यूजिंग द मेथड कॉल्ड एज ऐड। ये जूमिंग बहुत ही कम हो गया, 50% किसने कर दिया, चलो 100% पे जाता हूँ। ओके, तो सेशन डॉट ऐड में चला गया एंड हियर आई एम planning to go for my value
and comma I am planning to provide text box 1 का text and further I would like to redirect to the web form 2. तो इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, response dot redirect and here I am providing over here as web form 2.aspx. फाइन, तो बटन में आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू चला जाएगा माय वैल्यू नाम का सेशन के अंदर और फिर बाद में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे कहां पे, वेब फॉर्म 2 के अंदर। और फिर वेब फॉर्म 2 के अंदर आपने पेज लोड में क्या कर दिया, सिंपली यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड लेबल 1.text इक्वल टू सेशन आपका की का नाम क्या था रे बाबा, माय वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये एक काम कर दिया मैंने, वेब फॉर्म 1 को मैंने रन कर लिया। अच्छा, मेरे पास एप्लीकेशन रन नहीं होता, मेरा पोर्ट नंबर मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, बट नॉट टू वरी, मैं पोर्ट नंबर चेंज कर लेता हूं एंड देन द एप्लीकेशन विल रन। मेरे यहाँ पे एप्लीकेशन वो नो रिस्पॉन्स करके ही 99 पाएगा। अगर वो वर्क हो गया तो आई एम सो हैप्पी, नहीं है ना, हाँ, बिकॉज माई पोर्ट्स आर बीन ब्लॉक्ड। So I just give a right click over here. I go to the properties. Some 2-3 ports only I'd opened. So I go towards web and here I'm trying to change my port number as 1, 2, 3, 4, 5. I think so 5 तक ही है। चलो देखते हैं। So I plan to go for running my page once again. Web form 1 था अपना। और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बॉक्स आएगा जिसके अंदर मैं कुछ ना कुछ तो वैल्यू पुट ऑन करूंगा और जब मैं बटन में क्लिक करूंगा तो मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा कहां पे रे बाबा, वेब फॉर्म 2 के अंदर। और फिर वो वेब फॉर्म 2 मेरे सेशन के अंदर का वैल्यू निकालेगा और वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा कहां पे रे बाबा, लेबल में। सो आई जस्ट एडेड सम वैल्यू दैट यू आर गुड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क मैं तो मिला नहीं आप लोगों से ज्यादा, बटन में मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हो वेब फॉर्म 2 में भी आए और साथ साथ में आपका सेशन का वैल्यू भी यहाँ पे पास हो गया। तो ये आप सेशन से कर सकते हो, या आप एक कुकी से कर सकते हो, आप व्यू स्टेट से मेंटेन करके व्यू स्टेट को पास कर सकते हो। तो ये बहुत सारा टेक्निक्स है क्रॉस पेज पोस्टिंग का। तो यही कंसेप्ट है आपका क्रॉस पेज पोस्टिंग का। बाकी आप जो आंसर है उसको रेफर कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन ऑफ यूनिट 3 बच्चा लोग? रोल ऑफ मास्टर पेज। मास्टर पेज में क्या डाउट है बेटा तुझे? सर एक्चुअली कैसा ना थोड़ा कॉलेज में कैसा बेसिकली क्लियर होता है ना, तो पूरा ये नहीं है और मैंने सेल्फ स्टडी पे ही ज्यादा फोकस किया था, तो ये यूनिट मेरा पूरा ही कवर नहीं हुआ है। कौन बात कर रही बेटा, तेरा नाम? सर मैं निशा दुबे। निशा। निशा, अगर तू ध्यान, कौन सा कॉलेज से बेटा तू? सर मैं पायल और कोमल दोनों के ही कॉलेज से हूँ। अच्छा, उसके कॉलेज से। अच्छा ठीक है यस ठीक है। सर। अच्छा तू ही है क्या वो स्नैपशॉट निकालने वाली? ठीक है ठीक है। तो स्टाइल हाँ से, सर गलती से हो गया था हाँ, नो स्क्रीनशॉट। इशू नो इशू नो इशू। तो स्टाइल्स है, थीम्स एंड मास्टर पेज का भी कंसेप्ट बहुत प्यारा और बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे मैं चला गया और यहाँ पे मैंने प्लान किया मास्टर पेज का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए। देखो आप लोगों को क्या चाहिए रहता है, आप लोगों को चाहिए रहता है कि मल्टीपल पेजेस में कुछ कॉमन कंटेंट रहे, that multiple pages should have some common content, and for that reason you are using the concept of master pages, and child of the master pages are called as content pages। मतलब कैसे, अभी फेसबुक पे आप जाओगे, गूगल में आप जाओगे तो बहुत सारा वेबसाइट में आप देखते हो कुछ कॉमन कंटेंट रहता है जो सभी पेजेस के ऊपर रहता है, राइट? तो क्या वो हर एक पेजेस में सेपरेट ऐड किया जाता है क्या? नहीं। तो डॉटनेट ने बोला हुआ है कि जो जो कॉमन कंटेंट आपको चाहिए वो आप रखो कहां पे, मास्टर पेज के अंदर, और अनकॉमन कंटेंट है वो आप रखो कहां पे, कंटेंट पेज के अंदर। तो मास्टर पेज को ऐसा ऐड करते हैं, बहुत आसान है। आप एप्लीकेशन को राइट क्लिक करो, आप यहाँ पे ऐड में क्लिक करो, ऐड में क्लिक करके आप क्या सेलेक्ट करते हो, यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन कॉल्ड एज व्हाट वी कैन से न्यू आइटम, एंड हियर यू कैन गो फॉर क्रिएटिंग द मास्टर पेज। अगर फटकर से नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे भी आप सिर्फ मास्टर करके टाइप कर लोगे, आ जाएगा। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मास्टर पेज क्रिएट करना है तो आपने क्या सेलेक्ट करना चाहिए, वेब फॉर्म्स मास्टर पेज, और फिर आपने यहाँ पे ऐड में क्लिक कर दिया, ये क्या हो गया, आपका मास्टर पेज क्रिएट हो गया, राइट? सर क्या डिफरेंस है इसके अंदर? देखा जाए तो देखो, मास्टर पेज का डिफरेंस एक ही है, मास्टर पेज का एक्सटेंशन रहता है डॉट मास्टर और कंटेंट पेज का एक्सटेंशन रहता है डॉट एएसपीएक्स। मास्टर पेज अगर आप कोड के हिसाब से देखोगे सेम ही लगता है, पर मास्टर पेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे होता है आपका कंटेंट प्लेस होल्डर।
क्या रहता है आपका कंटेंट प्लेस होल्डर। ये भी पॉइंट याद रखने का लिखते वगैरह। बाय डिफॉल्ट 2 कंटेंट प्लेस होल्डर्स आर देयर इनसाइड अ मास्टर पेज। वन इज इनसाइड अ हेड एंड सेकंड इज इनसाइड बॉडी। एक रहता है हेड के अंदर, दूसरा होता है बॉडी के अंदर। और कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर हम लोग कुछ भी कंटेंट लिखते नहीं है और इसके आईडी को याद रहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका आईडी क्या है, अभी कंटेंट प्लेस होल्डर 1 है, वही मैंने निशा डाल दी है इसका आईडी। क्या मैं डाल सकता हूं? क्या डाल सकता हूं। फिर कंटेंट पेज में वो प्लान करना पड़ता है और मास्टर पेज का कंटेंट हर वक्त याद रखो कंटेंट प्लेस होल्डर के ऊपर या कंटेंट प्लेस होल्डर के नीचे रख सकते। तो आपने यहाँ पे H1 में लिख दिया मे बी दिस इज मास्टर पेज हेडर और यहाँ पे H1 में डाल दिया दिस इज मास्टर पेज फूटर। आ गया ये कंटेंट्स। और फिर मैं कंटेंट पेज को ऐड कर, अभी डिजाइन देखोगे आपको खुद को समझ में आएगा, बीच में कुछ तो ऐसा एम्प्टी स्पेस है, वो और कुछ नहीं निशा है। निशा मतलब अपना कंटेंट प्लेस होल्डर। तो मुझे अभी ऐड करना है कंटेंट, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड, और ऐड में मैंने क्या सेलेक्ट कर दिया, रे वेब फॉर्म। बट कैसे? आई वुड लाइक टू ऐड नाउ नॉट अ रेगुलर पेज, आई वुड लाइक टू नाउ ऐड द कंटेंट पेज। तो सिर्फ वेब फॉर्म सेलेक्ट नहीं करता है, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करता है, वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज सेलेक्ट करता है और यहाँ पे ऐड में क्लिक करता है। और फिर कौन सा मास्टर पेज का आपका वो चाइल्ड पेज है वो स्पेसिफाई करते हैं और ओके में क्लिक। आप ध्यान देके देखो, ये जो कंटेंट पेज है इसके अंदर कुछ अलग ही टाइप का कोड है और इसका डिजाइन देखोगे तो कॉमेडी अलग दिखाई देगा। ये मास्टर पेज का कोड यार आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। तो आपको जो जो पेजेस में कंटेंट्स कॉमन चाहिए वो सब डालो मास्टर पेज में, और जो अनकॉमन कोड है वो आप कहां पे डालोगे, कंटेंट पेज में डालोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट 2 जो है वो लिंक्ड है किसके साथ में, निशा के साथ में। तो यहाँ पे बोल दिया ओके, मे बी अगेन आई एम प्रोवाइडिंग दिस इज इनसाइड कंटेंट पेज, और मैं डिजाइन में चला गया। आप ही देखो सर व्हाट विल हैपन इफ आई गो टू द मास्टर पेज, और यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा था निशा, वो निशा के जगह पे मैंने लिख दिया ईशा और सेव कर लिया। आप ही देखो यहाँ पे आपको पूरा एरर एरर आ जाएगा। रीजन क्या है, वहां का कंटेंट प्लेस होल्डर आपका चेंज हो गया है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज चेंज करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो देखो आप आगे बढ़। सो ये जो कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज द मास्टर पेज कंसेप्ट। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में उसको पढ़ना रहेगा तो प्रैक्टिकल्स मैंने जो दिए है उसमें से मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे आपके पास ज्यादा प्रैक्टिकल्स थे नहीं प्रैक्टिकल बुक के हिसाब से। तो हाँ एक ही था, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ मास्टर पेज विद अप्लाइंग स्टाइल्स एंड थीम्स फॉर द पेज ब्यूटिफिकेशन। प्रैक्टिकल 5 भी है, ये आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो टू गो फॉर एक्सटेंडेड नॉलेज अबाउट योर मास्टर पेज एंड कंटेंट पेज। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट योर यूनिट 3। तो यूनिट 3 में ये कंसेप्ट था, मैंने वापस एक बार बताया हुआ है, स्टेट मैनेजमेंट, स्टाइल, थीम्स एंड मास्टर पेज। ये 2 टॉपिक के ऊपर आप ज्यादा स्ट्रेस दो और फर्स्ट टॉपिक के ऊपर से 2 ही चीज प्रिपेयर करो, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड थ्रोइंग योर ओन एक्सेप्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स यूनिट 4। प्यारा है यूनिट 4, ये पूरा डेटाबेस रिलेटेड है। इसमें ADO.NET फंडामेंटल्स है, डेटा बाइंडिंग एंड डेटा कंट्रोल है। सर इसमें से कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करने का, ASP.NET फंडामेंटल्स करने का, साथ साथ में डेटा कंट्रोल्स करने का, और डेटा बाइंडिंग में से 2 ही चीज करने का, सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग एंड रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग। ये 2 ही चीज करने का है, सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग एंड रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग। ये 2 चीजें है। और मे बी ऐसा एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग एंड रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग, और राइट अ डिफरेंस बिटवीन द सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग एंड डिफरेंस तो है ही नहीं, रिपीट वाले डेटा बाइंडिंग। तो ये जो क्वेश्चन है उसको ही आप प्रिपेयर करना अच्छे से इन अ डेटा बाइंडिंग। वेयर एज डेटा कंट्रोल्स में ग्रिड व्यू प्रॉपर प्रिपेयर करो, लिस्ट व्यू प्रॉपर प्रिपेयर, लिस्ट व्यू हाँ लिस्ट व्यू कर सकते हैं आप लोग। फिर बाद में बेसिक बाउंड कंट्रोल्स है वो करते हैं आप, पर ग्रिड व्यू के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस, डिटेल व्यू के ऊपर, फॉर्म व्यू के अंदर। तो ग्रिड व्यू, फॉर्म व्यू, डिटेल व्यू, ये 3 के ऊपर आपका क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है। और मेजर क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं ADO.NET फंडामेंटल्स के ऊपर।
तो ये 3 चैप्टर में आपको फर्स्ट चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे डेटा बाइंडिंग का, व्हाट इज डेटा बाइंडिंग, एक्सप्लेन सिंगल वाले डेटा बाइंडिंग, व्हाट इज डेटा बाइंडिंग, एक्सप्लेन रिपीटेड वाले डेटा बाइंडिंग, या एक्सप्लेन सिंगल वैल्यू एंड रिपीटेड वाले डेटा बाइंडिंग, यही क्वेश्चन आने वाला है। तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन जो आता है, अभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डेटा सोर्स कंट्रोल आए। देखो बाबा 6 क्वेश्चंस है, वी कांट प्रेडिक्ट ऑल 6 क्वेश्चन, वी हैव टू प्रेडिक्ट ओनली 3 क्वेश्चन। और 3 क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के हिसाब से आपको फर्स्ट स्लॉट एंड थर्ड स्लॉट को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, और बीच में से तो 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है एक्चुअली। तो एक एक क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या करके, व्हाट इज डेटा बाइंडिंग, एक्सप्लेन सिंगल वैल्यू एंड रिपीट वाला डेटा बाइंडिंग, बस इतना प्रिपेयर करोगे, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू इन व्हाट, डेटा बाइंडिंग। सो ये हो गया आपका यूनिट 4, जहां पे ग्रिड व्यू, डिटेल्स व्यू, फॉर्म व्यू, साथ में एसक्यूएल डेटा सोर्स, एक्सएमएल डेटा सोर्स, इसको ज्यादा प्रिपेयर करना है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस, वो भी सेकंड चैप्टर में आता है, उसको स्किप किया तो भी चलेगा, बिकॉज उसके ऊपर आया तो एक ही क्वेश्चन आएगा, बाकी देयर इज नो नीड। बट ये आ जाता है डायरेक्ट एक्सेस डेटा का और डिस्कनेक्टेड डेटा एक्सेस मॉडल। डिस्कनेक्ट डेटा एक्सेस मॉडल में हम लोग डेटा सेट के साथ में काम करते हैं, डायरेक्ट एक्सेस में हम लोग एसक्यूएल कमांड के साथ में काम करते हैं। तो प्लीज ये पॉइंट्स के ऊपर आप बराबर से ध्यान देना। एनी पॉइंट्स रिलेटेड विद द यूनिट 4? निना सर, इफ एनीबडी चैटिंग प्लीज लेट मी नो। हाँ बोलो निशा। श्योर सर। यस सर निशा। आपने यूनिट 4 में ना जो वीडियो अपलोडेड किया था ना, उसके हाँ, अंदर हाँ। आपने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर स्ट्रांगली प्रिपेयर करने बोला था, और थर्ड चैप्टर का 10 और 11 ये मतलब दो ही मेजोरिटी क्वेश्चन ऑफ बोले थे, ये करने बोला था। बट सेकंड चैप्टर के तो ऊपर भी क्वेश्चन इसमें कम ही है बेटा। हाँ, तो फिर फर्स्ट और थर्ड स्ट्रांगली प्रिपेयर करें हम, तो सेकंड वाले को ऐसे वीकली प्रिपेयर करते हैं। वो भी चलेगा। देखो अल्टीमेटली ना 3 में से कोई तो 2 पॉइंट स्ट्रॉन्ग करना है, ओके, बिकॉज यहाँ पे वेटेज एकदम क्लियर है। फर्स्ट चैप्टर के ऊपर 2 क्वेश्चंस है, सेकंड के ऊपर 2 क्वेश्चंस है, थर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चंस है। तो अगर आप थोड़ा प्रिपरेशन के हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड में खुद को कंफर्टेबल बोलते हो, तो फर्स्ट सेकंड को स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करो, थर्ड को वीक प्रिपेयर करें तो भी चलेगा, ठीक है। सो दैट लिबर्टी इज अलॉन्ग विद एवरी स्टूडेंट। मैं मेरे हिसाब से कंटेंट के हिसाब से आपको बता दिया कि भाई ये कर लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ओके ओके ग्रेट। नाउ यूनिट 5। अभी यूनिट 5 ना ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यूनिट 5 में भी 3 ही चैप्टर्स है, एक एक्सएमएल है, दूसरा सिक्योरिटी फंडामेंटल्स है, तीसरा ASP.NET विद अजैक्स है। एक्सएमएल में याद रखो बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम्स है, तो एक्सएमएल टेक्स्ट रीडर, एक्सएमएल टेक्स्ट राइटर, बस 2 क्वेश्चंस है, वो उतने ही प्रिपेयर करना है। एक्सएमएल उसको थोड़ा सा कम प्रिपेयर किया तो भी चलेगा। सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में इसका प्रैक्टिकल जो मैंने वीडियो में भी करके दिखाया हुआ है, और वो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिकॉज वो वीडियो के लिए आपको विजुअल स्टूडियो 2010 लगता है, मैक्सिमम 11 तक चलता है वो। उसके बाद में तो ये बिकॉज ये सिलेबस बनाया था उस टाइम विजुअल स्टूडियो 2010 था, तो अभी चल रहा है विजुअल स्टूडियो 2021 2022, ये सब चल रहा है। तो अभी वो जो स्टेप्स थे वो कोई भी स्टेप्स अभी यहाँ पे होते ही नहीं। सो सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के बेस पे 2 क्वेश्चंस है। एक्सएमएल में सिर्फ व्हाट इज एक्सएमएल, एक्सएमएल को रीड कैसा करते हो, एक्सएमएल को राइट कैसा करते हैं। एंड ASP.NET अजैक्स में एक अजैक्स का टूल किट है जिसमें ना बहुत सारे कंट्रोल्स है, तो कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस करके वो बहुत सारे बाकी क्वेश्चंस के ऊपर भी जाते हैं। बट नॉर्मली याद रखो कि बेसिक है स्क्रिप्ट मैनेजर प्रॉक्सी, टाइमर, अपडेट पैनल एंड अपडेट प्रोग्रेस, ये आपके बेसिक कंट्रोल्स है अबाउट द अजैक्स। तो अजैक्स के लिए वही बेसिक कंट्रोल्स आप प्रिपेयर कर लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एड ऑन एक 2-3 कंट्रोल्स है जो PYQ में आए थे, जिसके आंसर हमने अपडेट करके लिखे हुए है, वो कर लोगे तो कुछ इश्यू आने वाला नहीं है। बट ये प्रैक्टिकल ये आपको मेरा वीडियो में देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं वो वीडियो बनाने के लिए स्पेशली 2010 को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके फिर वो प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाया था। इसमें 3 टाइप के, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, व्हाट इज ऑथराइजेशन।
ऑथेंटिकेशन मतलब क्या एंड ऑथराइजेशन मतलब क्या? तो ऑथेंटिकेशन मीन्स व्हाट? चेकिंग आर यू अ वैलिड यूजर और नॉट, एंड ऑथराइजेशन मीन्स डू यू हैव द राइट्स टू एक्सेस द डेटा और नॉट। तो याद रखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने फेसबुक पे लॉग इन किया, मतलब मैं ऑथेंटिकेटेड हो गया, फिर मैंने ईशा का प्रोफाइल सर्च कर दिया और उसने प्रोफाइल ब्लॉक करके रखा था और वहां पे लिखा था ओनली सीन बाय द फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब जो उसके फ्रेंड सर्कल में वही प्रोफाइल लॉक करता ना, मतलब प्रोफाइल मैंने भी किया हुआ है मेरा प्रोफाइल लॉक, बराबर। तो मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट होने के बाद में, एक्सेप्ट होने के बाद में ही कंटेंट दिखाई देगा ना, तब तक दिखाई देगा नहीं। इसका मतलब आप भले फेसबुक का वैलिड यूजर है तो भी आपको वो रिसोर्स देखना अलाउड नहीं है। सो दैट इज टर्म्ड एज व्हाट योर ऑथराइजेशन। सो ऑथेंटिकेशन मींस आर यू वैलिड यूजर और नॉट, एंड ऑथराइजेशन मींस डू यू हैव द राइट्स टू एक्सेस द डेटा और नॉट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। इसमें 3 टाइप के ऑथेंटिकेशन आते हैं। एक फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन आता है, दूसरा विंडो ऑथेंटिकेशन आता है, तीसरा पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन भी आता है। वो पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन ये आप सब लोग यूज करते हो मेरे ख्याल से। आप किसी वेबसाइट में जाते हो, वहां पे लिखा रहता है कि हमारे पास रजिस्टर हो जाओ, या फिर गूगल से लॉग इन करो, या फिर फेसबुक से लॉग इन करो, या फिर मे बी माइक्रोसॉफ्ट से लॉग इन करो, एमएसएन से लॉग इन करो। तो ये क्या है? ये आपका है पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन। मतलब किसी थर्ड पार्टी टूल को या थर्ड पार्टी वेबसाइट को हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए अलाउ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन। विंडोज ऑथेंटिकेशन, यू नो दैट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो राइट्स है वही राइट्स मिल जाएगा यूजर को, दैट इज कॉल्ड एज विंडोज ऑथेंटिकेशन। एंड फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन द बेस्ट ऑथेंटिकेशन बिकॉज यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन कस्टम ऑथेंटिकेशन ऑल्सो बाय यूजिंग द फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन। वो प्रैक्टिकल देखोगे तो प्रैक्टिकल मैंने फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन से ही प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, तो वो एक बार प्रैक्टिकल आप देख सकते हो, थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा अबाउट द फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन। आपको वो प्रैक्टिकल करने को होगा ही नहीं बिकॉज ऑफ विजुअल स्टूडियो 2010 में चलता है, उसके बाद में चलता नहीं है। तो ASP.NET अजैक्स में मैंने कंट्रोल बता दिए, उसके ऊपर ध्यान दो। XML मैंने पॉइंट्स बता दिए, उसके ऊपर ध्यान दो। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, एनीवन? सर इसमें आपने क्वेश्चन तो मीन्स बता दिए, बट जो आपने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया उसमें कौन सा कलर स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है? अच्छा, जस्ट वेट मिनट, मैं भी ओपन कर लेता हूं। तो वेयर वी आर, AWP का मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया था, एक शॉर्ट क्वेश्चन बैंक दिया था और एक मैंने एक्सटेंसिव क्वेश्चन बैंक दिया। तो हम लोग जरा शॉर्ट क्वेश्चन बैंक को ध्यान देकर देखते हैं। सो आई विल जस्ट ओपन द शॉर्ट क्वेश्चन बैंक फॉर यू, एंड शॉर्ट क्वेश्चन बैंक यूनिट 1 2 3 4 एंड 5। 5 का तो कलर कोड दिया है मैंने बेटा। अच्छा, मैं बताया नहीं होगा शायद आप लोगों को। हाँ आपने एक एक सजेस्ट एक किया काम था। करना बेटा, यूनिट 5 में यूनिट, ये जो चैप्टर 1 है वो करना ही है, ठीक है। इसमें चैप्टर 2 में आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करो, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करो, और लास्ट का जो अजैक्स है वो पूरा करो, अजैक्स को छोड़ो मत, ठीक है। या फिर आप सिंपली काम कर सकते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पूरा स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करो, सभी क्वेश्चंस कर लो। चैप्टर 3 में आपको जो इजी जा रहा है, इजी में कौन सा जाएगा बोलता हूं, व्हाट इज अजैक्स एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, वो इजी जाएगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अजैक, एक्सप्लेन अपडेट पैनल, ये इजी जाएगा। अपडेट प्रोग्रेस इजी जाएगा। टाइमर आसान जाएगा। ये थोड़ा सा टूलकिट का कंट्रोल डिफिकल्ट जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15, इसको आप छोड़ के बाकी ऊपर के जो 11 क्वेश्चन है, 11 के 11 प्रिपेयर करोगे तो उसमें से 3 तो आपके आराम से आने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप ट्विस्ट हो सकता है। अच्छा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर मैं भूल गया क्वेश्चन को, या फिर मैं उस टाइम ब्लैंक हो गया, तो मैं क्या करूं। तो डू नॉट वरी यार, आप लेंदी आंसर लिखो, इतना ही याद है। थोड़ा रिलेवेंट और थोड़ा लेंदी आंसर लिखो, क्वेश्चन को कहीं पे भी स्किप करना नहीं है। 15 का 15 क्वेश्चन आपका सॉल्व होना ही चाहिए, 2 पेज का आंसर होना ही चाहिए। आप लोगों ने अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस चालू किया होगा, अगर नहीं चालू किया हो तो सिंपल काम करो, आप जितने क्वेश्चन आप प्रिपेयर करने वाले हो ना अपने क्वेश्चन आंसर से, वो क्वेश्चंस को लिखो। लिखो मतलब कैसा, वो आंसर पढ़ लेने का, बाद में आपका मोबाइल या टैब रहेगा तो बेटर होगा, टैब को साइड में हटा दो,
और सीधा पूरा 8 मिनट में कंप्लीट करने का आंसर। ये सादा लॉजिक रखो, आपको टोटल मिलता है 150 मिनट्स और रहता है आपके पास 15 क्वेश्चन, मतलब एक आंसर के लिए आपके पास रहता है 10 मिनट। आपको 8 मिनट में 2 पेज लिख के होना ही चाहिए। एंड प्लीज रिमेंबर दैट अगर आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा है 8 मिनट के अंदर, यू नीड टू प्रैक्टिस डे एंड नाइट राइटिंग, बिकॉज वो होना ही चाहिए। कोई भी क्वेश्चन को आपने स्किप करना नहीं है। अगर वो क्वेश्चन का आंसर स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं होके आ रहा है, नो इश्यूज, आप लोग एक काम करो, आप लोग वो सबसे लास्ट में लिखो। पर एक याद रखो, क्वेश्चन नंबर 1 चालू किया तो 1 का तीनों क्वेश्चन एक साथ खत्म, 2 चालू किया तो 2 का तीनों क्वेश्चन एक साथ खत्म, नहीं तो 2A 2B लिखा, बाद में 3A 3B लिखा, बाद में 2C लिखा। बचपन में 10वीं स्टैंडर्ड से आपको सिखाया हुआ है कि जो क्वेश्चन चालू करते हैं वो क्वेश्चन पूरा खत्म करते हैं, हाँ? उसके तीनों आंसर को कवर करते हैं। तो जो यूनिट आपको लगता है कि ये जरा ना मेरा लग नहीं रहा है, मुझे अच्छा जाएगा, तो वो यूनिट को सबसे लास्ट में रखो। जो अच्छा जा रहा है यूनिट्स पहले फटाफट फटाफट खत्म कर लो, तो पेपर का प्लानिंग भी जरा अच्छे से कर लेना। वैसा मैं आपके साथ हूँ चैट में, तो अगर आपको कुछ डाउट्स पर आ गया तो आप चैट में वापस आप मुझे पूछ सकते हो, उसमें कुछ इश्यू आने वाला नहीं। कल सब लोग मुझे मिलने वाले हैं इन यूर शाम का अपना टाइमिंग क्या है कल का बच्चा लोग? मुर्गन So it's सर मैं भी 7 to 8 या 5 to 6 7 to 8. 7 to 8 7 to 8 है। Hold we on. will see to it। मैं मैसेज डाल ही दूंगा आप लोगों को मॉर्निंग में ही 12-1 बजे का सुबह मैसेज आएगा कि 7 to 8 ही करेंगे हम लोग शाम को। Yes. Okay. Murugan, you have any questions? Yeah, I have one question. Yeah. So, if you are writing a paper, you said that if you have having got a blank on a paper, so we have to fill the answer, right? The Right. point is right. So my concern is that if we are getting two questions, one we understand everything and we concept is clear. We can write that question to the another question which we know, or the different question we can write for that answer. I didn't understood what is your question, beta. Murugan, can you please elaborate? One second. The binding, data binding. One of the question is data binding, and the another question is list view. Related, we can write something in different questions. Yeah. If we know that. You can. Because list view can be linked with the repeated data value binding. Okay. The list has been used for what is repeated data value binding. रिपीटेड डेवलपमेंट में वही करते हैं हम लोग कि एक एरलिस्ट बना देते हैं और लिस्ट बॉक्स के साथ में उसको क्या करते हैं, लिंक करवा देते हैं। तो थोड़ा सा अगर थोड़ा इररिलेवेंट कंटेंट भी थोड़ा सा इररिलेवेंट रहेगा तो भी चलेगा, पर लेंथ को मेंटेन करना बराबर से। पर टेक्स्ट बॉक्स पूछा और आपने बटन का आंसर लिखा तो वो नहीं चलेगा बेटा। ओके फाइन। ओके चलेगा, नो इश्यू। सर मेरा 2-3 डाउट है। बोलो बेटा। मैंने ना ऐसा मतलब प्री प्लान करके रखा है कि समथिंग, जैसे कि इसने रिपीट किया क्वेश्चन, वैसा नहीं है मेरा ऐसा है कि जब सपोज मुझे 2 अच्छे से आ रहा है, 3 मुझे आधा आता है, बट रिलेवेंस पॉइंट मुझे अच्छे से पता है, तो रिलेवेंस पॉइंट जो मुझे आता है मैं ओन वर्ड्स में लिख सकती हूँ मेरा। यू शुड विथ कंटेंट योर सेकंड ओन वर्ड्स में लिखेगा तो भी सेकंड इशू वन, नहीं। और उसको मैं सोच रही हूँ कि कंटेंट तो लिख रही हूँ, क्वालिटी भी लिख रही हूँ, पेजेस कवर करने के लिए मैं उसको अपने ओन वर्ड्स में एक डायग्राम बना सकती हूँ। वेरी गुड, यू शुड डू दैट। एंड सेकंड चीज यार रिमेम्बर नहीं हो रहा है मुझे, और भी डाउट था सर एक चीज का, बोलो। ब्लैंक हो गई। कुछ इश्यू नहीं बेटा, आप कल तक पॉइंट में निकाल के रखोगे तो मैं हूँ, आप वापस मुझे पूछ सकते हो। बोलो बेटा। सर इट इज कंपलसरी टू, जैसे कि मिनिमम 2 पेज ही रहना चाहिए, 1.5 पेज भी रहेगा तो चलेगा ना, बट क्वालिटी क्वांटिटी का दोनों का मिक्सचर चाहिए बेटा। मिक्सचर 2 पेज कंटेंट टू ऐड ऑन करी कर। लोग ओके बहुत सारे मींस ऐसे होते हैं ना कि क्वालिटी कंटेंट लिखते लिखते ना आधा पेज या 1 पेज लिख देते, बोलते मैं क्वालिटी लिखा हुआ है। सिर्फ क्वालिटी को मार्क्स नहीं मिलता रे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को मार्क्स मिलता है बेटा। तो कंटेंट को बनाने के लिए हम लोग डायग्राम तो डायग्राम मेथड ड्रॉ यूज ही कर कर सकते हो आप, हेडिंग पॉइंट देने के बाद में नेक्स्ट लाइन पे हेडिंग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन चालू कर सकते हो।
छोटा सा डायग्राम कंटेंट पॉइंट का बना दिया, उसके बाद में कंटेंट वापस 1 बाय 1 लिखना चालू कर दिया। थोड़ा सा लेंथ मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा, बट डू नॉट ट्राई टू गो फॉर रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द आंसर। सी टू इट 1.5 पेज के आगे जाना चाहिए और 2.5 पेज के कम होना चाहिए, ठीक है। इससे मैंने मॉडरेट 2 पेजेस बोला है, पर अगर 1 पेज के नीचे मत ही जा। 1.5 पेजेस ओके, 2 पेजेस आर गुड। नहीं, मिनिमम 1.5 में लिखने वाली, बट जो सेकंड 2 पेज कवर करने के लिए मैंने ऐसा प्लान बनाया कि थोड़े मेरे वे ऑफ आइडिया से मैं उसमें ड्रॉ कर दूंगी या कुछ वेरी गुड, स्ट्रक्चर राइट कर दूंगी, तो चलेगा, वो समझेंगे हाँ लड़की को आ रहा है समथिंग। गुड गुड, वो चल जाएगा, नो इश्यूज। Sir, यस मुरुगन। one thing I want to say, if 1.5 page you said that you have to complete the paper in 8 minutes, right? Okay. If we are writing a half, only a first half, we know something that we learned to write data binding means this. Okay. So if we are not getting to fill at least 1.5 page, so we can take a write data Yes. binding. Yes, yes. So the what's my point is that if example my name, okay, my समझा name मुझे, समझा। is Morgan. My friends call me Morgan. My father call me Morgan. My mother will also call me Morgan, and my sister will also call me Morgan. That's shuffle. We can do that in the paper. You can. देख, पहले तो Yeah. पहले मैं बताऊंगा तो प्रिपेयर करना अच्छे से। थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज करके शफल करके लिखा तो भी चलेगा, बट ट्राई टू प्रिपेयर वेल फॉर इट। बट दैट्स ओके, दिस इज व्हाट द वे बाय व्हिच यू कैन जस्ट इंक्रीज द लेंथ। थोड़ा पॉइंट वाइज और अच्छा प्रिपेयर कर तो अच्छी बात है। नहीं हुआ तो लास्ट मोमेंट गिमिक तो ये कर सकता है, अगर तो ब्लैंक हो गया किसी आंसर के लिए तो don't prepare for your answer in this way. Prepare for the answer nicely, but if Yeah, somewhere we'll the way around prepare. for some question you get blank, then you can follow this pattern. Yeah, that's why I asked the point. Yeah, no issues, no issue. So nice, Nina sir, over to you. My session has been over as such. Yes, sir. Thank you so much. So I hope most of you have cleared your doubts. But like Abhay sir did mention, if you have any more doubts, we are meeting up tomorrow again, and you can ask your questions. So thank you for all the questions that that has been asked, especially by Nisha and Murugan. And that's it from our end as well. And looking forward for tomorrow's session. And don't forget, as mentioned in the start of my presentation, you have any career aspirations, 5th semester, 6th semester, post graduation, we are always there to assist you. I'm sure you'll have a lot of doubts in your mind. You'll have a lot of apprehensions about going which would be the right way. So let's meet up on a one-on-one session with Abhay sir and myself, and we'll be very happy to take the counseling and take your career in the correct direction. I think that's it from my end. If you have any questions for me, most welcome, or else I'll call it as a wrap for this session. Anyone? Any questions? Please, sir, we have a lot doubt regarding our career for forward, but still we are stuck Absolutely. within our exam. So absolutely we are deciding to take some courses or some further studies. But Correct. right now, sir, we are very confused about the exam. So we Absolutely. will definitely So- talk with you later, so- sir. Absolutely. So Nisha, we'll take one problem at a time. And right now, the most important problem in front of you will definitely be the exams. So let the exam finish off. Once the exam is done, have a day or two as a chill session for yourself, and then we can schedule a counseling session for you as well. No worries. That absolutely. Yes, sir, definitely. Great. So thank you everyone for joining this session, and see you soon tomorrow in a new session. Thank you. Bye-bye.